history. I'm currently pursuing my PhD. Because of the engagements, I am not able to finish my PhD yet. I'm also associated with the university teaching. I'm part of the university as well, right? And for last 10 years, I have been guiding or mentoring the UPSC students as well, right? So my domain, you ask or can understand, like, is history. I'm not quite okay if I'm using only English or I should go bilingual. बाइलिंगुअल ओके भाई, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है, मैं दोनों लैंग्वेज बोल सकता हूँ, ठीक है, तो मैं बाइलिंगुअल जाऊँगा, ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज माई इंट्रोडक्शन एंड एज आई टोल्ड यू दैट आई हैव बीन गाइडिंग द यूपीएससी स्टूडेंट्स फॉर लास्ट 10 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जिसलिए हम आए हैं, मतलब द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डिस्कस अबाउट हिस्ट्री स्पेसिफिकली और प्रिसाइजली इन जनरल स्टडीज है, लाइक इन जनरल स्टडीज, राइट। Look, I believe that you all have started your preparation of UPSC. Yes, no. You all must have started your preparation. देखिए, आपने जब preparation शुरू की है, so you must have seen the syllabus also, right? So there are many things which are there in your syllabus paper 1, 2, 3, 4, and then pre-syllabus is there. And history is one important component, right? And I would like to start with a brief story. छोटा सा story है, मैं बताता हूँ आपको। 2012 में syllabus जो है वो change हुआ था, याद है आपको UPSC का? That time also I was teaching in one institution and then suddenly the number went sharply down in the class. I was taking the history classes. तो नंबर बहुत नीचे चली गई, तो आई वॉज ऑल्सो वरीड कि क्या हो गया भाई, नंबर इतना नीचे क्यों चला गया। तो कुछ लड़के एक दिन मार्केट में मिले मुझे, मेरी बैच के। मैंने पूछा क्या हुआ भाई, आप लोग क्लास में नहीं आते हैं? तो बोले सर यूपीएससी अभी बदल रहा है, ठीक है, आप समझिए। तो मैंने बोला कैसे बदल रहा है यूपीएससी? तो वो कहते हैं कि यूपीएससी ना प्रैग्मेटिक अप्रोच ले रहा है, ठीक है। अब हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट का बहुत रेलेवेंस होगा नहीं, ठीक है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि 90% चांसेस आर देयर दैट हिस्ट्री विल बी रिमूव्ड फ्रॉम सिलेबस, लाइक दिस इज व्हाट ही सेड टू मी। मैंने बोला चलो देखते हैं क्या होता है। नया सिलेबस आया और हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो घटाया तो छोड़े बढ़ा दिया गया, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री वाज इनिशियली नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस एंड इन फैक्ट लाइक you also must have noticed that there was a point when ancient and medieval Indian history had no importance, like, or if it was having very less importance, but these days like UPSC is changing a lot, specifically with respect to history. I'll just try to talk about my domain only, मैं दूसरे डोमेन में ज़्यादा एंटर करूँगा नहीं। तो इतना तो आप सबको समझ में आता है कि हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इट इज़ अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस एंड दैट यू नीड टू कवर वेरी केयरफुली, बिकॉज लाइक व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट that you can understand with respect to the marks like which it is covering in pre and mains examination. So I think in pre-examination the questions which are being asked from this, I guess roughly of 15 to 25 questions are being asked from history. रेंज वेरी करता है, अनडाउटेडली यूपीएससी कोई फिक्स पैटर्न पे तो नहीं चलता है, बट कभी 15-17 क्वेश्चंस भी आते हैं, कभी मैंने 23-24 क्वेश्चंस भी हिस्ट्री से देखा है, ठीक है, प्री के अंदर। और मुझे लगता है कि अगर 100 क्वेश्चंस में अगर 20 क्वेश्चंस भी ऑन एन एवरेज हम मान के चले या 18 क्वेश्चंस भी मान के चले तो आई थिंक बहुत ज़्यादा वेटेज हो गई, ठीक है। अगर 18 में से हम 9 या 10 क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं तो आई थिंक यू ऑल कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ योर चांस और probability to clear the pre-examination. When it comes to mains examination, like what is the score? Like roughly around 80 to 90 marks. So questions of 80 to 90 marks are being asked. तो 80 से 90 नंबर 250 नंबर में मायने रखता है यार काफ़ी, ठीक है। और ये मैं उन क्वेश्चंस के बारे में बोल रहा हूँ जो डायरेक्टली हिस्ट्री से आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो पेपर 1 में आता है, जीएस पेपर 1 मेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जैसे सोशल इशूज़ के क्वेश्चंस है, ठीक है। अब वुमेन रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, मान लीजिए, अब दैट वुमेन रिलेटेड क्वेश्चन इज नॉट नेसेसरली कवर्ड और कैन बी answered only with respect to the information that you do have for the current, rather than if you have been giving some historical background of that, undoubtedly the answer is getting improved, right? So that's why there are certain other questions specifically from the social issues which are like related directly or indirectly related to history also. So even I am excluding those questions, तब भी 80-90 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसका एप्लीकेशन और भी कुछ एरियाज में मुझे लगता है ऐसे एक ऐसा एरिया है जिसमें हिस्ट्री का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आई थिंक लाइक इफ यू डू हैव ए काइंड ऑफ गुड होल्ड ओवर सम ऑफ द कंसेप्चुअल पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री, लेट मी टेल यू व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक सच एज गांधी, ठीक है। अगर गांधीन फिलॉसफी आपको समझ में आती है तो गांधीन फिलॉसफी का आपको ऐसे लिखने में काफ़ी हेल्प जो है वो मिलने वाला है, ठीक है। या फिर एथिक्स के पेपर में अगर आपका थोड़ा हिस्ट्री ठीक है, जैसे मैं अक्सर कई बार कहता हूँ, जैसे जैनिज्म में कुछ फिलॉसफी है, अगर थोड़ी बहुत भी आपने पढ़ी होगी, आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट श्यादवाद। हैव यू हर्ड ऑफ श्यादवाद? आई थिंक आप सब
प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो इट्स नॉट ए बिग डील अगर नहीं जानते हैं। स्यादवाद एक ऐसी फिलॉसफी है जिसका बहुत एप्लीकेशन मुझे दिखता है करंट वर्ल्ड में, ठीक है। स्यादवाद इज ए फिलॉसफी विच इज डीलिंग विद दैट एवरी पर्सपेक्टिव इज राइट, पार्सली इनकरेक्ट, ठीक है। आप खुद सोच के देखिए कि अगर आपका अप्रोच दुनिया को देखने के लिए ऐसा हो कि सभी पर्सपेक्टिव में कुछ चीज़ें सही भी हो सकती है, कुछ चीज़ें गलत भी हो सकती है, तो ऐसे जो कंसेप्ट्स है उसको ऐसे लिखने में या फिर जो है एथिक्स के पेपर में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ये सब इनडायरेक्ट यूजेज है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस दैट दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। So what we are going to do in today's session, that's the most important thing. आप सब देखिए, like I believe that you all must have started your preparation and you do not have much idea that how exactly you are supposed to prepare this particular part. Mainly I am going to focus on that, right? First thing. Second, I won't complicate the things, ठीक है। कुछ होते हैं कि बहुत बताते हैं ये भी पढ़ना है यार, ये भी पढ़ना है, मेरे पास आओ हम पढ़ा देंगे सारी चीज़ें। यार बहुत प्रैक्टिकल मैं एक अप्रोच सजेस्ट करने वाला हूँ। क्यों प्रैक्टिकल अप्रोच जरूरी है इस सब्जेक्ट के लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। Try to understand my point. Like the moment it comes to history, like I think this is the only subject which is having a vast syllabus, right? The way you are supposed to cover ancient India, medieval India, modern India and then world history as well. अगर आपको सब कुछ पढ़ना है तो मेरे हिसाब से कुछ छूटा भी नहीं, सब कुछ हो ही गया और क्या छूटा। पोस्ट इंडिपेंडेंस भी इसमें है तो कुछ छूटा भी नहीं। तो ऐसे में कैसे एक हम प्रैक्टिकल अप्रोच रखें इस सब्जेक्ट को, क्योंकि ये भी तो तय है ना कि हमें सिर्फ हिस्ट्री तो नहीं पढ़नी है, ठीक है। लाइक देयर आर सो मेनी अदर सब्जेक्ट्स दैट वी नीड टू कवर एंड दिस इज द रीजन आई ऑलवेज यूज टू सजेस्ट टू द स्टूडेंट्स दैट ट्राई टू इवैल्यूएट दैट व्हाट इज द वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट and what weightage it does carry in pre and mains examination. In the same ratio you should try to prepare for this particular examination. So that's what we are going to do, and for that we have to understand everything, the nature, what is given in the syllabus, which is called normally as an analysis. You can also call it decoding, आप जो भी कहते हैं कह लीजिए, बट हम उसी एनालिसिस और डिकोडिंग पे थोड़ा बात करेंगे और क्या एक प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए उस पर बात करेंगे। देखिए, जब भी आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, पहली सजेशन, दिस इज अप्लाइड इन जनरल, दैट नेवर एवर अप्लाई और नेवर एवर लाइक स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम द राइट वे, ऑलवेज गो फॉर द रॉन्ग वे और द रिवर्स वे। लाइक जब भी आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, सबसे पहले दो चीज़ें देखिए, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आप नहीं करते, और मैं लिटरली 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, 10 साल से ऊपर हो गए, मैं बोलते बोलते थक जाता हूँ बच्चों को कि यार पेपर देखो, ठीक है। क्या फ़ायदा होता है पेपर देखने का, आपको ये पता चलता है कि यूपीएससी की रेंज क्या है, ठीक है। और इनफैक्ट दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल द एग्जामिनेशन, वॉट एवर द एग्जाम यू राइट, लाइक दिस इज वन फंडा विच इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या है रेंज। देखिए, ये बात तो आप भी मानते होंगे, जो जिस तरीके के क्वेश्चन, लाइक लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री ओनली, द काइंड ऑफ क्वेश्चन विच आर बीइंग asked in UPSC, the same kind of questions are not being asked in UPPCS or the SSC examination. The level of questions are different, so that difference you have to understand, and by the time you do not understand this difference, I'm telling you that you are not on a right path, right? So please, like, mark my words, that's very important that you have been seeing the previous year questions. अगर आप वो नहीं देखते हैं तो फिर आप जो है गलती कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है जो देखना है, वो है सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस में क्या लिखा हुआ है आप कभी पढ़ते नहीं, आपको अभी तक यही पता होगा कि सिलेबस में है एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री इंक्लूडिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस। दिस इज what you know, but I guess if you'll see the syllabus, you all will be able to understand one thing, like this is how not syllabus is not given. The syllabus has been given in a different way. So let's see first the syllabus, right? Let's see first the syllabus. Okay. This is the prelim syllabus, right? In the prelim syllabus, they have just given history of India and Indian national movement, right? History of India and Indian national movement, सिर्फ ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका डिकोडिंग कुछ भी हो सकता है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया दैट प्रिसाइजली इंक्लूड्स एंशिएंट, medieval and modern. There are 3 parts which are given in your syllabus, but at the same time, like if they have given Indian national movement, आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर इन लोगों ने अलग से लिख के दिया है इसका मतलब आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो? सिलेबस तो यहाँ पे भी खत्म कर सकते थे ना। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इट डज इंक्लूड इवन द मॉडर्न इंडिया एंड द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ठीक है। सो आई थिंक इफ यू हैव बीन एडिंग समथिंग, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट, राइट? सो दिस इज वन थिंग एंड इट मस्ट बी डिकोडेड इन दिस वे। आई एम टेलिंग यू दैट नॉर्मली व्हाट हैपेंस, राइट, देयर इज वेरी स्लो,
ancient, medieval, modern, right? These three things. I do include this Indian national movement here only. और इसके साथ एक और important part है, that's art and culture. I'll tell you the significance of this art and culture also. आप बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं आर्ट एंड कल्चर को, इतना कि आप पूरी की पूरी एक मोटी सी किताब है, नाम नहीं लूँगा मैं, पढ़ जाते हैं पूरा, कोशिश करते हैं रटने का उसको, ठीक है. एट द एंड होता क्या है, रट पाते हैं क्या कोई उस किताब को? कोई भी नहीं रट. मैं बहुत 10 साल से कोशिश कर रहा हूँ यार, नहीं रट पाया हूँ आज तक, ठीक है. ओके फाइन. मेंस मेंस में कई सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है. Again, Indian culture, right? They have precisely given here Indian culture. They haven't written Indian culture here, but here they are writing Indian culture. Now, Indian culture will cover the salient aspects of art forms. Now, it does include various art forms, right? That's one thing. Then they are precisely writing literature, architecture from ancient to modern times. उन्होंने आर्किटेक्चर और लिटरेचर को हाईलाइट किया हुआ है. जब आप आर्ट फॉर्म्स की बात करते हैं तो देयर आर मेनी आर्ट फॉर्म्स व्हिच आर पार्ट ऑफ इट, बट दे हैव हाइलाइटेड प्रिसाइजली लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर. देयर इज ए मीनिंग बिहाइंड इट, राइट. मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री from about the middle of the 18th century until the present, significant events, personalities and issues, right? अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि अगर उनको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपको बतानी है तो सिर्फ इतने में क्या प्रॉब्लम था? क्यों नहीं लिख सकते थे वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री? उसको आगे एक्सटेंड करने के पीछे लॉजिक क्या है? आप में से कोई बता दीजिए. क्यों लगता है आपको कि यूपीएससी क्या दिखाना चाहते थे? सॉरी, टर्न हो रहा था. वेरी नाइस, बहुत अच्छे. और कुछ? कुछ तो लॉजिक होगा, ऐसे तो नहीं लिखा होगा, ये तो आप भी मानते ही होंगे ना. There must be some logic behind it. If you think that it is illogically written, right, there is no point. There is a logic behind it. But ultimately you guys do not focus on this. That's one thing. This is what I just wanted to highlight. Okay? The second thing, the freedom struggle, right? This is the next part. They always keep the freedom struggles separately. There is a reason behind it again. The freedom struggle, again, like they are not writing it freedom struggle. They are writing it in this way. It's various stages. It's various stages. Important contributions from different parts of the country, right? Again, if they could have written the freedom struggle, right, and they could have left it, like that was also quite okay. But then what is the what is the reason because of what they have been writing or adding one line? I would like to talk about it. ठीक है, ये सब आप सोचते नहीं है, बट ये सब सोचना चाहिए अगर यूपीएससी को सीरियसली लेना है. ठीक है, ऐसे तो 10 लाख लोग भरते ही है फॉर्म. ठीक है, अगर सीरियसली लेना है तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सोचना शुरू करिए, राइट. Look, I would like to talk about them little bit. Modern Indian history. Like before the revision of the syllabus, it was only written the modern Indian history. And the moment it comes to the modern Indian history, I must tell you that everybody does have different understanding for the term modern. Got the point? मेरे हिसाब से आप लोगों ने कितना पढ़ा है मुझे नहीं पता. मैं अभी लेकिन अगर पूछूंगा, ठीक है, कि मॉडर्न का क्या, लाइक व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस मॉडर्न, like there might be very different interpretation, right? And I am telling you that even the historians do not agree on this point that okay, this is what called as the modern period. मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ. अगर आप लेट्स से बिपिन चंद्रा की किताब पढ़ते हैं तो मॉडर्निटी पता है कहाँ से शुरू होती है? उनके हिसाब से सोशल रिफॉर्मेशन मूवमेंट जहाँ से शुरू होती है. अगर आप सुमित सरकार की किताब पढ़ेंगे तो उनके लिए मॉडर्निटी कहाँ से शुरू होती है या मॉडर्न एरा कहाँ से शुरू होता है? कांग्रेस के फॉर्मेशन से. ठीक है, 1885 लाइक अकॉर्डिंग टू हिम इज द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्निटी. अगर आप शेखर बंदोपाध्याय की किताब पढ़ेंगे तो उनके लिए मॉडर्निटी शुरू होती है मिड ऑफ 18th सेंचुरी से. सो इन लास्ट लाइक आई से 50-60 years, लाइक डिफरेंट हिस्टोरियंस गॉट डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग फॉर दिस वर्ड एंड दैट्स हाउ इट इज समथिंग विच इज बिट कंफ्यूजिंग. यूपीएससी ने आपके लिए क्या क्या चीज़ें आसान कर दी, आपको बताया कि आपको कहाँ से पढ़ना है. क्या लिखा है इसने? Mid of 18th century, right? So by this time we got a different understanding of modernity and we believe that modernity must have started from the middle of 18th century. Why? Because from the middle of 18th century, as someone was just now suggesting, society was
transforming. The moment somebody is saying society, you should not see only about the society, the gender relation, the caste and all such kind of things. ठीक है, सोसाइटी मतलब सोसाइटी के बहुत सारे डोमेन्स होते हैं. पॉलिटिकल डोमेन भी सोसाइटी का ही पार्ट है, इकोनॉमिक डोमेन भी सोसाइटी का ही पार्ट है. तो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पीरियड यू स्टार्ट फाइंडिंग सम ऑफ द चेंजेस स्टार्टेड कमिंग. एंड व्हाट वाज दैट चेंज? द एंट्री ऑफ रैशनलिज्म इनटू वेरियस डोमेन्स ऑफ सोसाइटी. जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी में मैं अक्सर कहता हूँ कि पहले राजा की जो मर्जी होती थी वही कानून होता था. मान लीजिए औरंगजेब को इनकी शक्ल पसंद नहीं आई, उन्होंने कहा कि इसको हाथी के नीचे ले आकर कुचलवा दो, तो सही में जाके कुचलवा देंगे, कोई कुछ बोलेगा भी नहीं. बट आज के टाइम पे ये पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि देयर इज अ रूल ऑफ लॉ. दैट रूल ऑफ लॉ इज मार्किंग द रैशनलिज्म इन द एडमिनिस्ट्रेशन, राइट. तो ये है मॉडर्निटी का इंडिकेटर. इसी तरीके से आप अलग अलग डोमेन में मॉडर्निटी को अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं, राइट. एंड देन व्हेन द हिस्टोरियंस वेंट फॉर सीरियस एनालिसिस, इन दैट केस दे स्टार्टेड फाइंडिंग कि फ्रॉम द मिडिल ऑफ 18th century itself, like Indian society started transforming. And it was happening precisely because of the various acts which were passed by British Parliament. Like you must have heard about Regulating Act, Pitt's India Act और अलग अलग तरीके के एक्ट्स हैं. तो वो सारे एक्ट्स क्या करते हैं? उसने इंडिया को थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया. तो इन लोगों ने आपको लिख के बता दिया कि भाई आपको मिडिल ऑफ 18th century से पढ़ना है, आप सिर्फ सोशल रिफॉर्मेशन मूवमेंट से मत पढ़िए. लॉजिक यही है, ठीक है. सो दे हैव डिफाइंड योर सिलेबस कि फ्रॉम द मिडिल ऑफ 18th century, प्रिसाइजली आपको भी पता है बैटल ऑफ पलासी मानी जाती है कि इंपॉर्टेंट इवेंट है. 1857 से लेकर 1947 तक का जो पीरियड है वो कहा गया कि आपके लिए मॉडर्न है. तो उसने आपको लिख के बताया है कि दिस इज द मॉडर्न पीरियड. सो डोंट एक्सक्लूड द चेंजेस विच आर हैपनिंग इन द सेकंड हाफ ऑफ 18th century, बिकॉज यू नो लाइक इनफैक्ट क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड फ्रॉम 18th century डिबेट, 18th century इकोनॉमी और इस पे जो क्वेश्चन भी पूछा है इन लोगों ने. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको कवर करना चाहिए. बाकी चीजें कुछ बहुत बदलती नहीं, आपको उसने टाइम फ्रेम कवर कर दिया है. अगर आपने दूसरा पार्ट देखेंगे, द थर्ड टॉपिक, द फ्रीडम स्ट्रगल, अगेन आई टोल्ड यू, फ्रीडम स्ट्रगल में वो सिर्फ लिख सकते थे फ्रीडम स्ट्रगल, आपको एक्सप्लेन करके बताया. अब इस एक्सप्लेन करने में क्या है? लाइक देयर इज अ लॉजिक अगेन बिहाइंड इट. नाउ लॉजिक इज दिस. देखिए, हिस्ट्री राइटिंग जो है अपने आप में बदलती है, ठीक है. ऐसा कुछ नहीं कि हिस्ट्री कोई स्टैग्नेंट सब्जेक्ट नहीं है. नए इंटरप्रिटेशंस आते हैं, नई राइटिंग्स आती हैं, ठीक है. और आजकल एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आजकल के जो पॉलिटिशियंस है दे आर टॉकिंग अबाउट द री राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, है ना. आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या बताना चाहिए, बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, ठीक है. अरे यार, री राइटिंग ऑफ हिस्ट्री इज ए नॉर्मल फेनोमेना. पिछले 200 सालों से, या अगर मैं प्रिसाइसली बात करूं तो 150 सालों से कंटिन्यूसली ये हो रहा है. हर कोई आता है, नई हिस्ट्री लिखता है. तो अगर ये सरकार बात करती है री राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, दैट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है. इट्स समथिंग विच इज वेरी कॉमन, विच इज वेरी फ्रिक्वेंट, एंड इट इज नॉट हैपनिंग ओनली इन इंडिया, इट इज हैपनिंग इन ऑल द पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड वेयर द हिस्ट्री इज being written again and again. So in reinterpretation or the new interpretation of history is something very logical. So there is nothing wrong in that. The point is that, like in the present time, the kind of historiography which is dominating the history writing at that in the present time, that's known as subaltern historiography. Have you heard of this word before? एक हिस्टोरियोग्राफी होती है जिसको सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी है. मैं हर क्लास में अपने जीएस में भी क्लास से पहले थोड़ी बहुत आइडिया हिस्टोरियोग्राफी की आपको देता हूँ. और ये सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी क्या है मैं आपको मतलब इसका डेफिनेशन देने की बजाय मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ. आपने बिपिन चंद्रा की किताब का एक रफ आइडिया होगा, चलो नहीं भी है तब भी आपको एक बात पता है कि भारत को आज़ादी कैसे मिली. क्या है एक नॉर्मल परसेप्शन? क्या गाना गाते हैं? बिना खड़क बिना, क्या है जो भी है गाना, भूल गया मैं. आप गांधी जी को क्रेडिट देते हैं, है ना. मतलब दिस इज ए नॉर्मल टेंडेंसी दैट वी हैव बीन गिविंग मोर क्रेडिट टू महात्मा गांधी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस. अब डू यू गाइस रियली थिंक दैट पर्सन अलोन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस? लॉजिकल मैं एक बात पूछ रहा हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से बिल्कुल भी इंस्पायर्ड नहीं हूँ. मैं एक लॉजिकल सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि एक अकेले आदमी ने जो है वो कर दिया? और इनफैक्ट मैं तो ये भी सवाल पूछता हूँ कि गांधी और द गांधी में बहुत फर्क है, ठीक है. और हम जिसकी बात करते हैं ही इज that the Gandhi. The moment I'm saying Gandhi, you do not imagine any other Gandhi. You always imagine one Gandhi. Isn't that true? ठीक है. और वो गांधी क्यों? क्योंकि he is the Gandhi, right? So वो जो गांधी से लेके द गांधी तक की जर्नी है या जो उसके पीछे ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके पीछे भी मासेस का बहुत बड़ा रोल है. अगर लोग फॉलो नहीं करते महात्मा गांधी को तो वो द गांधी नहीं होते. तो देखिए, ऐसा नहीं कि गांधी जी ने अकेले जो है आज़ादी दे दी. उस आज़ादी में बहुत और लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है. अब आपने वो लिख के बता दिया, उसने क्या लिखा है उन्होंने, ठीक है. देख लीजिए, द वेरियस स्टेजेस, इंपॉर्टेंट contributions from different parts of the country. So while reading the freedom movement, you are not supposed to ignore who? Ambedkar. You are not supposed to ignore Bose.
आप बोस और अंबेडकर तो छोड़िए, आप जो किसानों का कंट्रीब्यूशन है आप उसको भी इग्नोर करने की हालत में नहीं है। एंड सी द क्वेश्चंस, लेकिन किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपके मेंस में, हम बात करेंगे क्वेश्चंस पे भी। रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, हैव यू सीन, लाइक इफ यू हैव सीन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यू मस्ट हैव नोटिस्ड दिस क्वेश्चन। तो दिस इज अ काइंड ऑफ हिस्टोरियोग्राफी which is very categorically asking you to focus on certain dimensions. Don't read only about Gandhi, read about Bose also. आप ये भी समझने की कोशिश करिए कि बोस और गांधी के बीच में किस तरीके के टकराव थे, और ये क्वेश्चन भी पूछा उन लोगों ने। अब आपने देखा ही नहीं होगा प्रीवियस क्वेश्चंस, ठीक है, देखा करो यार इसको, ठीक है। ये सवाल सीधा सीधा उन लोगों ने पूछा है कि बोस और उसके बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट थे, अंबेडकर के, सॉरी, बोस और गांधी के बीच में। आपको यही बता रहे हैं, सिलेबस जो है आपको प्रिसाइजली ये कह रहा है कि यार ऐसे देखो, सिर्फ गांधी के बारे में पढ़ के आप ये मत सोचें कि हम नॉर्मली मॉडर्न इंडिया कैसे खत्म करते हैं, हम किसी तरीके से गांधी पे पहुंचते हैं एंड देन इमीडिएटली वी जंप इनटू गांधीयन मूवमेंट्स, ठीक है। Like we did Rowlatt Act, anti-Rowlatt Act movement, we did like then the next one non-cooperation, civil disobedience movement, quit India movement, और एकदम ताबड़तोड़ भारत को आज़ाद करा देते हैं, ठीक है। रुको यार, तब भी थोड़ा ताबड़तोड़ आज़ाद कराने से पहले मुझे लगता है थोड़ा पीछे आने की जरूरत है। और मैं हमेशा एक गांधीयन मूवमेंट के बाद एक चैप्टर पढ़ाता हूँ, दैट्स मेनी वॉइसेस ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। And what are these voices? I think like these voices are more important, and here we can talk about, like, let me tell you, Muslim voice, Dalit voice, left voice, the woman voice, ठीक है, and there are couple of other voices, right? So these voices, peasant voice, the labor voices, ठीक है, या working class voices, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मुझे लगता है कि गांधीयन मूवमेंट में थोड़ा वक्त बचाना है और हमें थोड़ी एनर्जी कहाँ पे लगानी है, उन मूवमेंट्स पे लगानी है, क्योंकि ये सिलेबस आपको प्रिसाइजली कह रहा है ऐसा करने के लिए। और आप क्वेश्चंस देखिए, आपके क्वेश्चंस भी ऐसे ही अलग अलग डायमेंशन से मिलेंगे। मुझे नहीं याद है कि पिछले 10 सालों में उन्होंने गांधी के ऊपर मॉडर्न इंडिया में एक भी स्ट्रेट सवाल पूछा है जहाँ पे कहा है कि राइट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी। ये भले ही पूछा कि अगर गांधी नहीं होते तो क्या होता, ये नहीं पूछा कि गांधी जो है टू व्हाट एक्सटेंट गांधी इज रिस्पॉन्सिबल। सो आई थिंक लाइक दीज आर द थिंग्स दैट यू लाइक दीज आर द थिंग्स व्हिच आर गिवन इन योर सिलेबस एंड यू शुड थिंक ऑफ दीज थिंग्स वेरी प्रिसाइजली, बिकॉज इफ नहीं सोच रहे आप तो फिर आप अपने अटेम्प्ट्स के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये चीज़ें आपके काम को बढ़ाएंगे नहीं, आपके काम को घटाएंगे, क्योंकि लाइक व्हाट्स हैपनिंग हियर, लाइक दे आर टेलिंग यू कैटेगोरिकली दैट लुक यार, लाइक यू डोंट नीड टू रीड एवरीथिंग, रीड द थिंग्स व्हाट वी हैव गिवन यू इन द सिलेबस प्रिसाइजली, पढ़िए उसको, ठीक है, उससे आपका काम हो जाएगा। Okay, moving next, there are two more parts, that's post independence and then history of world. Let's talk about post independence, ठीक है। जो post independence का पार्ट है, मैं मना करता हूँ बच्चों से, पढ़ो ही मत इसको, ठीक है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, एक तो सबसे पहले क्वेश्चंस नहीं आते हैं इस पार्ट से, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ ऐसा कि आप ऐसा नहीं है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस आप नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। लाइक एवरीथिंग विच इज इंक्लूडेड इन पोस्ट इंडिपेंडेंस यू कवर इट बट थ्रू अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं, क्या आप 5 ईयर प्लान के बिना इकोनॉमी पढ़ लेते? नहीं, आपकी शुरुआत जो है इंडिपेंडेंट इंडिया की वहीं से होती है। तो यू रीड अबाउट इकोनॉमी, यू रीड अबाउट लैंड रिफॉर्म्स, आप सोशल इशूज पढ़ रहे हैं, आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू कवर फ्रॉम देयर ओनली, एंड दैट्स व्हाई यू डोंट नीड टू पुट मच ऑफ योर एफर्ट्स, ठीक है, इन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। 3-4 चैप्टर्स है जो किसी भी, या तो रामचंद्र गुहा से पढ़िए या फिर बिपिन चंद्रा से कर लीजिए, नहीं करते हैं जो क्लासेस में पढ़ाया गया उसको प्रिसाइजली फॉलो कर लीजिए, काम हो जाता है, ठीक है, बहुत मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। ये जो है वंडर पार्ट है, हिस्ट्री ऑफ लाइक वर्ल्ड। जब उन्होंने सिलेबस में ऐड किया था, एम आई गोइंग फास्ट? नहीं ना, ठीक है, थोड़ी मेरी प्रॉब्लम है। जब उसकी बात आती है, क्या कहते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री की आती है, जब इन्होंने सिलेबस में ऐड किया था तो खूब क्वेश्चन पूछते थे। एक बार उन्होंने 5 क्वेश्चन पूछे थे वर्ल्ड हिस्ट्री से, एंड देन व्हाट हैपेंड, ग्रेजुअली दैट नंबर डिक्लाइन, ठीक है। And I think in last 2 years they haven't asked a single question directly on world history. There's something has been asked, but it is linked to Indian history as well as world history. So this is how it has been done. So there is a change, and you need to understand that change also. And that's why in world history, like you don't need to focus a lot in this part. थोड़ा वक्त बचाना है यहाँ पे, ठीक है। सिलेबस को ऐसे देखिए, ठीक है। मैंने थोड़ा इंपॉर्टेंट भी बताया कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, इस तरीके से मैंने आपको बताया, ठीक है।
अब हम आते हैं थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है यार, अदरवाइज हम समुद्र में गोता लगाते रह जाएंगे, हमें कभी कुछ नहीं पता चलेगा। एंड दैट्स व्हाई लाइक डेवलप दिस हैबिट। ऑफ कोर्स आई हैव इंक्लूडेड ओनली फ्यू ऑफ देम हियर, ठीक है, आई कैन नॉट इंक्लूड ऑल द क्वेश्चंस, but still I'm just trying to give you a hint that what kind of questions are being asked, so that can help you to understand like that can help you to figure it out that what part of content you should go through, right, or you should like try to cover. Let's see some of the questions. First of all, before I come to this, like let me tell you okay, एक तो पार्ट है अगर हम अपने सिलेबस की बात करें तो जाहिर सी बात है वी कैनॉट अवॉइड एंशिएंट इंडिया, वी कैनॉट अवॉइड एंशिएंट इंडिया, and these days the ancient India has become more important. So when it comes to ancient India, like of course you must be having a rough idea क्या है ancient India में, इतना तो पता आप सबको होता है, ठीक है। आप थोड़े questions देख लीजिए ancient India के किस तरीके से questions आता है। Now this is one question that has been asked from IBC, और क्यों था, which one of the following is not a Harappan site, ठीक है, 4 sites दिए हुए, और इस question के पीछे जो बहुत सिंपल लॉजिक था, IBC में आप सबको भी पता चल रहा है, पता होगा रिसेंटली भी काफ़ी एक्सकवेशन वर्क्स हो रहे हैं। मुझे लगता है जब जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, बहुत फ्रिक्वेंटली जो है उसमें न्यूज़ आती रहती है कि आज इस एरिया का हुआ या नई चीज़ें मिली। मुझे लगता है बहुत फ्रिक्वेंटली ये न्यूज़ आ रही है। उन्होंने एक सवाल पूछा और ये न्यूज़पेपर में कवर किया गया था इस सिलेबस में, बहुत कोई इलॉजिकल सवाल नहीं है, लाइक विच इज समथिंग इज देयर विच वाज इन लाइमलाइट, दे हैव फ्रेम्ड ए क्वेश्चन ऑन दैट एंड दे हैव आस्क्ड यू, सो दिस इज IBC। अगर नहीं भी हो तब भी IBC हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आपको भी पता है कि दिस इज समथिंग विच इज अल्टीमेटली रिलेटेड टू इंडियन ग्लोरी। आपको पता नहीं ये आइडिया है ही नहीं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक सॉफ्ट वॉर चलता रहता है टू प्रूव जस्ट वन थिंग। व्हाट वाज दैट? द सेंटर ऑफ IBC वेदर इट वाज इन पाकिस्तान और इज इन इंडिया। और इंडिया वाले बहुत डेस्परेटली ये प्रूव करना चाहते हैं कि इसका सेंटर इंडिया में था, पाकिस्तान में नहीं था, और पाकिस्तान वाले ऑफ कोर्स वाइस वर्सा वो प्रूव करना चाहते हैं। हम अभी तक क्या पढ़ते हैं कि इसका सेंटर पाकिस्तान में था, क्योंकि हड़प्पा एंड मोहनजोदारो वे कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज, बट विद द मॉडर्न रिसर्चर्स इट हैड बीन नाउ प्रूव्ड कि एक्चुअली लाइक धौलावीरा एंड राखीगढ़ी वर मच मोर बिगर सिटीज देन इन साइज देन हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। I'm not discarding that Harappa and Mohenjo-daro were not important, but I cannot also discard this fact that Rakhigarhi and Dhaulavira were also very important. थोड़ी हिस्ट्री राइटिंग जो पहले हुई है उसमें प्रॉब्लम्स रही है, जैसे धौलावीरा में 3 डिविजन्स हैं, ठीक है, एंड दिस इज द ओनली सिटी हैविंग 3 डिविजन्स, ठीक है, बाकी सिटीज़ में 2 ही होते हैं। तो अगर 3 है तो आपको बात करनी चाहिए इसके ऊपर में कि क्या खास है। तो IBC ऐसे भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। Okay, this is from a Bhakti, this is a question from Bhakti movement. Again, it's a very important part. Bhakti movement, Sufi movement, ये सब तो हमारे लिए है ही काफ़ी important. Okay, the next question is, okay, it's basically a name that has been used for Ashoka, and out of 4 names, it's asking you to select the this particular thing. इसको पढ़ने, इसको देखने के बाद ही लोग, इसका आंसर उपिंदर सिंह में था तो लोग उपिंदर सिंह पढ़ने लगे इसके बाद, ठीक है। Okay, that's something which is the Gupta dynasty, and there are couple of words basically, Ghantasala, like Kadura and Chaul. ये पूछा था कि ये क्या है, और like again it's a question based on certain terminologies, right? Yes, this is a point, like this is a part which is very important, and I think every year they have been asking the questions from Buddhism and Jainism. कोई ऐसा साल नहीं जिसमें वो Buddhism and Jainism से सवाल नहीं पूछते हैं। अब ये नहीं पूछते हैं कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, वो SSC के लिए छोड़ दिया उन्होंने, आपसे थोड़ा सा वो पूछते हैं। अच्छा, मेंस में भी कुछ क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। लेट्स सी, इवैल्यूएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर, राइट? नाउ जस्ट लुक एट हियर, इट्स राइटिंग भक्ति लिटरेचर, ठीक है। लिटरेचर आपको याद है, वहाँ पे भी सिलेबस में मैंने क्या बोला, लिटरेचर और आर्किटेक्चर उन लोगों ने प्रिसाइजली मेंशन कर रखा है। उन्होंने वो भी लिख के छोड़ा होता कि वेरियस आर्ट फॉर्म्स तो उनका काम चल जाता, बट दे हैव रिटन इट वेरी प्रिसाइजली हियर कि इन लिटरेचर। तो अगर कुछ लिखा है तो इसका मतलब कुछ तो इज्जत रखेंगे उसकी UPSC वाले, ऐसा नहीं है। Highlight the Central Asian and the Greco-Bactrian elements of Gandhara art, right? This is one art form, like this is again asked like a question from the various art forms, ठीक है। Gandhara art, sculptural art, ancient school of art, उससे ये सवाल पूछा है इन लोगों ने, right?
Okay, now these days another pattern I have noticed that they have started asking good number of questions from sources. और मेंस में भी पूछते हैं और प्री में भी पूछते हैं. लाइक दिस इज वन पार्ट विच हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कैटेगोरिकली दे हैव बीन आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम दीज पार्ट, राइट? Okay, these are couple of the questions that have been asked in past few years, and in fact on the basis of that let's decide that how to prepare. Don't focus on everything, ठीक है, of ancient India. There are couple of chapters that you need to read beautifully, and let's see like what are the chapters you should focus upon. Okay, so I have just given a listing of important topics. क्या है इसमें? एक तो IVC है, मैंने पहले भी बताया important है. Now Vedic period is also very important for you, and the reason is very simple. This is the period when Indian society is taking a proper shape. तो जब वो proper shape ले रही है Indian society, तो फिर उसमें क्या है उसको आपको करना है, ठीक है? That you should do. Like Buddhism and Jainism, the most important areas that you should cover. Then it comes to Mauryan period, specifically certain things related to Mauryan period, like अशोका और उसका धम्मा है, ठीक है, और अशोका के इंस्क्रिप्शंस है. अर्थशास्त्र इंपॉर्टेंट है, तो कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है. गुप्ता पीरियड में भी से 2-3 चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, सो ऑफ कोर्स इट्स इंपॉर्टेंट. Post Gupta period, like there are a couple of dynasties which you need to cover here, and ancient philosophies. I'm precisely talking about certain philosophies which were there in the early medieval period. देखिए, मैंने ये 6-7 टॉपिक्स इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि अगर आप इन पे थोड़ा फोकस करेंगे तो विल बी एबल टू कैच द क्वेश्चंस. नाउ व्हाट शुड बी द सोर्स फ्रॉम वेयर यू आर सपोज टू डू इट? लाइक यू डू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ सोर्सेज, एंड इन फैक्ट द प्लेस वेयर यू आर सिटिंग दैट्स नथिंग बट ए काइंड ऑफ माइंड्स ऑफ सोर्सेज, ठीक है. आप एक बार निकल जाइए, आपको एंशिएंट इंडिया में जितनी किताबें सुनी नहीं होगी उतनी किताबें दिख जाएंगी, और जो एक मार्केट मटेरियल आता है वो येलो, ग्रीन, पता नहीं कैसे कैसे टाइप के मार्केट मटेरियल आता है. ऑलवेज मेंटेन सेफ डिस्टेंस फ्रॉम दोज मटेरियल्स. आई एम टेलिंग यू वेरी प्रिसाइजली. जितना दूर रहेंगे उन मटेरियल से, बहुत लिक्रेटिव होते हैं वो, ठीक है, आपको टेम्प्ट करते हैं, आपको लगता है कि यार पढ़ो पढ़ो मुझे पढ़ो, पर आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए. आप हमेशा रिलायबल सोर्स पे रिलाई करिए, और रिलायबल सोर्स क्या है? गवर्नमेंट मटेरियल, ठीक है. गवर्नमेंट मटेरियल NCERT, राइट? सो गो फॉर द NCERT. व्हेन इट कम्स टू NCERT, सॉरी, एंशिएंट इंडिया, आई एम टेलिंग यू द ओल्ड NCERT इज द ओनली थिंग दैट यू आर सपोज टू रीड. और उस ओल्ड NCERT में भी आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, फोकस मोर ऑन दीज चैप्टर्स, राइट? But yes, you may ask this question to me that when it comes to NCERT, which is not giving answer to all of the questions which are asked to you. Yes, I do accept it. NCERT से बहुत सारे questions मिल जाते हैं, but सभी questions नहीं मिलते. There are certain areas where you need to go bit deeper. ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए कोई आइडिया है? अनअकैडमी के बुक्स पढ़ेंगे, वेरी नाइस, ठीक है. और कुछ? सॉरी, क्लास नोट्स करेंगे. आप लोग बहुत जो है एकदम, मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत बहुत लॉयल टाइप के लग रहे हैं, ठीक है. देखो, नहीं मत पढ़िए. एल बॉसम की एक किताब आती है, ठीक है, ए वंडर दैट वाज इंडिया, या फिर एक दूसरा भी, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया. मैं नहीं, आप डरा नहीं रहा हूँ, आपको चिंता मत करिए, ठीक है. उसमें से 3-4 चैप्टर्स, एल बॉसम की एक किताब है कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसके 3-4 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं. एक चैप्टर्स है रिलीजन एंड फिलॉसफी के ऊपर, जिसमें जितने सेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं ना, ये बुद्धिज्म और जैनिज्म के सेक्ट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, वो सब उधर मिलेगा, ठीक है. बस मैं कह रहा हूँ कि एंशिएंट इंडिया NCERT के अलावा सिर्फ 4 चैप्टर्स, उस किताब की साइज़ को देख के मत डरिएगा, मैं आपको 4 चैप्टर्स कह रहा हूँ, और एक चैप्टर्स 3-4 पन्नों से ज़्यादा का नहीं है, ठीक है. सो आई थिंक यू कैन रेफर दैट इफ़ यू रियली वॉन्ट टू इंक्रीज योर चांस इन द प्री एंड मेंस एग्जामिनेशन. तो उसको 3-4 चैप्टर्स उसमें से पढ़ लीजिए, और इन चैप्टर्स को थोड़ा आप NCERT से देख लीजिए, और कुछ नहीं करना है. और इसके बाद भी अगर क्वेश्चंस नहीं आए इसमें से, तो फिर क्या करना है? एग्जैक्टली, ठीक है. कुछ लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट को लेकर, अरे हिस्ट्री के क्वेश्चंस मुझसे नहीं बने. और खासकर मैंने देखा कि ऑप्शनल वाले ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर 17 क्वेश्चंस आए तो 17 में 18 सही है ना. पर ऐसा होता नहीं है. इवन आपका ऑप्शनल हो तब भी आप सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकते, तो दिल पे नहीं लेना है, ईगो पे भी नहीं लेना है, ठीक है. देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस दे आर मेंट टू बी स्किप, छोड़ना है उसको. तो दिल पे नहीं लेना कि हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, फिर भी मैं नहीं लेता हूँ, तो आप क्यों ले रहे हैं यार, दिल पे मत लीजिए, दिल पे ये छोड़ दीजिए. ऐसे भी किसने कहा है कि 100 क्वेश्चंस करके आने? किसी ने कहा है? नहीं कहा है. आई थिंक 50% क्वेश्चन एंड यू आर थ्रू.
तो 50 इतना टेंशन नहीं ले। कई बार मैंने एक चीज़ पैटर्न नोटिस किया है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, और ये सब जो है ना तजुर्बे से सीखी हुई बातें हैं, इसको फॉलो करना है, ठीक है, इसको इग्नोर नहीं करना है। कुछ क्वेश्चंस कभी यूपीएससी ने पूछा और उसके बाद लड़के लग जाते हैं उसके पीछे, मतलब दोनों जेंडर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, लग जाते हैं उसके पीछे में कि अभी ये करना है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इन लोगों ने 2 साल मार्शल आर्ट पे सवाल पूछा था, ठीक है, और उसके बाद सारे स्टूडेंट्स मार्शल आर्ट रखना शुरू कर दिया, ठीक है, ढूंढ ढूंढ के केरला से निकाल के, कुछ तो ऐसे ही मिले जो केरला पहुंच गए देखने के लिए कौन कौन से मार्शल आर्ट है, ठीक है, और देख के आके जो है रट रहे हैं कि जो है ये मार्शल आर्ट। उसके बाद पूछना छोड़ दिया उन लोगों ने, ठीक है, तो वो मत कर यार। कुछ क्वेश्चंस टफ होते हैं, छोड़ने के लिए बने होते हैं, छोड़ दो उसको, इतना दिल पे नहीं लेना उसको। और जब आपको लगता है कि जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि एक नॉर्मल स्टडी के थ्रू हम क्या उतना डीपर हम जा ही नहीं सकते, द मोमेंट यू फील दैट आई कैन नॉट गो दिस मच डीपर, लीव इट, like you know that's the big deal, that's not a big deal, and this is the best solution I'm telling you। तो इतना नहीं लेना है। 2-3 सवाल ऐसे आते हैं जो आपको लगता है कि यार ये ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू पॉसिबल नहीं है, और छोड़ दीजिए उसको, इतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now this is the next part, and I'm telling you that over the period, like, or let's say in past few years I have seen that it's gaining importance। एक पीरियड था जब मिडिवल इंडियन हिस्ट्री लोग पढ़ते ही नहीं थे, ठीक है, एंड इनफैक्ट आई नो इन मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूशंस नोबडी एवर टॉट मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। दिस इज वन पार्ट विच इज ऑलवेज बीइंग इग्नोर्ड, ठीक है, एकदम आइसोलेटेड पार्ट है। पता नहीं, मैं तो कई बार सोचता हूँ कि कुछ है, लोग बोलते हैं कि यार देखो, जब देखो हम मिडिवल पढ़ते रहते हैं, जब देखो हम मिडिवल पढ़ते रहते हैं, हम सिर्फ वी आर ओनली रीडिंग ऑफ अकबर एंड ऑल। हाँ, मैंने तो नहीं देखा यार ऐसा, ठीक है, हम तो एंशिएंट ज़्यादा पढ़ते हैं अभी, लेकिन टाइम है थोड़ा मिडिवल पढ़ने का भी, राइट। सो मिडिवल हिस्ट्री हैज़ बिकम इम्पॉर्टेंट, एंड इन फैक्ट यू ऑल हैव टू रीड इट, यू हैव टू स्टडी इट, ठीक है, बट हियर यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज। आई एम टेलिंग यू 2 to 3 क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। आई एम टेलिंग यू द रेंज, इससे ज़्यादा रेंज नहीं है, बट सवाल ये है कि अगर ये आसानी से हो जाए तो छोड़ना चाहिए या पकड़ना चाहिए, इसको पकड़ना चाहिए आई गेस, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डूब जाइए मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में, बट जस्ट गो फॉर कलेक्टिंग सम बेसिक information of medieval, and I'm telling you that if you have been attending classes, any classes that you have been attending, I do not know that whether you have joined an academy classes or not so far, but any class that you have been attending, जो भी आपको पढ़ा दिया गया है उसको आप गीता, महाभारत, कुरान जो भी समझना है पढ़ के उसको उतना ही पढ़ लीजिए। हाँ, उस पर थोड़ा फोकस करना है कि किस पार्ट से वो लोग ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। Medieval Indian history is undoubtedly, if you'll go to the political history, there is no end of it, ठीक है। So don't get into this political history, because the moment you'll start reading about the wars which were being fought in the medieval period, I must tell you that there are numerous wars। इतना पढ़ना नहीं, क्योंकि questions नहीं पूछते हैं, कुछ खास एरिया है जहाँ से questions पूछते हैं। एक बार देखते हैं नेचर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, ठीक है। In medieval India, the term phanom, like this is the most important thing, the terminologies from the medieval one. It's important in ancient also, right? हर वो किताब के पीछे जो टर्मिनोलॉजीज होती है उसको जरूर देखें। मैं आपको बता रहा हूँ, इस बार प्री से पहले लाइक आई took 3 classes or 4 classes on ancient and medieval terminologies, उसमें से 2 क्वेश्चंस आए थे 4 क्लास में से। अगर आप सही जगह हिट करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। टर्मिनोलॉजी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, किताब पढ़ने की बजाय अगर पीछे की टर्मिनोलॉजी आप देख लेंगे तो 2 क्वेश्चन मेडिवल के ऐसे ही सही हो जाएगा आपका। ओके, दिस इज डायनेस्टीज, अर्ली मेडिवल डायनेस्टीज। वो मैंने कहा कि आजकल दिस इज एन अनदर पार्ट फ्रॉम वेयर दे हैव स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है। सो देयर आर कपल ऑफ डायनेस्टीज एंड देन सर्टेन रूलर्स वी आर कनेक्टेड टू इट, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज दैट इफ यू ट्राई टू रीड इट फैक्चुअली यू वोंट बी एबल टू कवर इट एवर, ठीक है। और जिस तरीके के क्वेश्चंस ट्विस्ट करके पूछते हैं आप कभी भी इस पार्ट से कवर नहीं कर पाएंगे। नाउ व्हाट इज द सोल्यूशन? मैप सिद्ध करो इसको, ठीक है। मैप में देखते हो कि सातवाहना कहाँ है, या फिर जो है ये चंदेला डायनेस्टी किधर है, परमार डायनेस्टी किधर है। डेवलप दिस हैबिट, ठीक है। इनफैक्ट व्हेन आई टीच आई ऑलवेज ट्राई टू प्रोवाइड द मैप ऑफ दीज डायनेस्टीज, और उसी में कुछ इन्फॉर्मेशन मैप्स में ही लिख के रख लीजिए आप, आपके लिए सफिशिएंट इनफ है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट येस, दे हैव स्टार्टेड आस्किंग द क्वेश्चंस फ्रॉम दीज डायनेस्टीज, एंड इनफैक्ट आई वोंट say that these dynasties are not important. Being a student of UPSC, undoubtedly it's a tough, it's a challenge for you because you have been already reading a lot. अब उसके बाद इनको कौन याद रखता है, ये अपने आप में एक सवाल है, ठीक है। तो उसके लिए मैप्स का हेल्प आप ले ही सकते हैं, लाइक मैप्स आर क्वाइट हेल्पफुल हियर, ठीक है। ओके, अकॉर्डिंग टू पोर्तुगीज लाइक नूनीज, ये भी एक है। विजयनगर, देखिए विजयनगर ऐसे भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
अभी इसका रीज़न मैं नहीं बताऊंगा क्यों है, यहाँ पे ओपनली नहीं बता सकता हूँ, बट है विजयनगर इम्पोर्टेंट, ठीक है। कुछ रीजंस है, विजयनगर से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में भी, प्री में भी। दिस इज वन क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत, एंड इन फैक्ट लाइक हियर आल्सो विजयनगर इज देयर, एंड देन 1 or 2 स्टेटमेंट्स आर देयर फ्रॉम दिल्ली सल्तनत, ठीक है, ओके। Okay, this is from Mughal administration, right? This is Mughal Empire. I have written here Mughal Empire, but this is from the administrative units basically. Okay, some questions could be noticed from Pala, like from this part, even in the means examination also. So they have asked a question on Pala period. It's most significant phase in history of Buddhism in India. And I think when you hear of Palas, so the most important form of Buddhism which is being followed these days, like that evolved or originated during the Pala period only. कौन सा फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं? वो तो कनिष्का के टाइम पे हुआ था, वज्रयान, ठीक है, पालास के टाइम पे हुआ था। और आप जिस फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को जानते हैं ना, अभी जैसे ही मैं बुद्धिज्म बोलता हूँ तो आपके जहन में सबसे पहले कौन? दलाई लामा आते हैं ना, लाइक ही इज ऑल्सो फॉलोअर ऑफ द सेम फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म राइट ना। तो अगर सवाल पूछा है तो बहुत अनयूजुअल सवाल नहीं है इसमें से, ठीक है। बुद्धिज्म के हम बहुत सारे फेजेस में ये करते हैं। देन अगेन आई वाज टेलिंग यू ना, पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज, ठीक है, ये दो चीज़ें हैं, इधर मिक्स्ड है। मैंने कहा आपसे कि दे हैव नाउ स्टार्टेड फोकसिंग अ लॉट ऑन द सोर्सेज। अब पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज दैट्स गोइंग टू बी स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू, बट ठीक है, मिडीवल के टाइम पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं हम जो बात करते हैं, उसको डेफिनेटली वी डिस्कस इट इन द क्लास ऑल्सो। Bhakti literature, like this is something I have been continuously focusing on, or all the questions I have taken from last 5 years only, ठीक है। So Bhakti literature, I just told you literature is important. Then the next question is about Krishnadev Rai. I told you that Vijayanagar kingdom is undoubtedly very important these days. Then Chola architecture. Now again, this is a question based on architecture. Okay, fine. You have seen the nature of the questions, ठीक है। अब now what we can derive from these kind of questions, that's the most important thing. Like when it comes to the questions, I must say, medieval में you don't try to read everything. Avoid political history completely because you won't find a single question on the political history. Like instead of focusing on political history, what are the areas you should focus on? Let me tell you very frankly. Like one, that is basically the administration. That is one part you should focus upon. Then culture. Now in culture you can keep architecture, painting, and then bhakti, Sufi, and one more thing, language and literature. Right? These are the topics you should cover. Precisely I am telling you. इतने टॉपिक्स पे फोकस करिए और जो लास्ट पे जो टर्मिनोलॉजीज होती है उसको बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए। मैंने कहा अगर क्लास में कवर कर रहे हैं, डोंट रीड एनीथिंग, कवर इट इन द क्लास इटसेल्फ, ठीक है, एंड जस्ट सी सम ऑफ द टर्मिनोलॉजीज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अगर मैं कराता हूँ तो फिर मैं तो देता हूँ टर्मिनोलॉजीज की एक लिस्ट जो है देता हूँ, और अगर वक्त अलाउ करता है तो आई टेक 1 or 2 classes all precisely on terminologies also. So in medieval you have to save your time. You are not supposed to dedicate much time to medieval, but at the same time you should prepare it in such a way कि at least like if 1, 2, 3 questions are coming तो उसमें से कुछ हो जाए तो फिर अच्छा है, ठीक है, हमारे चांसेस ज़्यादा सिक्योर हो जाएंगे। So as far as ancient and medieval is concerned, like this is how you should deal with the ancient and medieval. Now what is my view on art and culture? I precisely think there is nothing called as art and culture, ठीक है। हुआ करता था एक ज़माने में, ठीक है, अभी वो कुछ 1000 साल पहले की बात है जब यूपीएससी आर्ट एंड कल्चर पूछती थी, अभी बंद कर दें पूछना। प्री में मुझे लगता है पिछले 3-4 सालों में एक भी सवाल प्रिसाइजली उन लोगों ने आर्ट एंड कल्चर में नहीं पूछा। एंड व्हाट पार्ट आई एम कीपिंग प्रिसाइजली इन आर्ट एंड कल्चर, व्हाट यू डू नॉट स्टडी इन हिस्ट्री। लेट्स से इफ यू हैव बीन लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आर्किटेक्चर, दैट यू स्टडी इन हिस्ट्री, ठीक है,
painting that you study again in history. So there are majority of the parts you study in history. Like there are couple of dimensions like fairs and festivals you are not reading in history. तो ठीक है, जो पार्ट हम नहीं पढ़ते हम उसको रख रहे हैं उसमें, जो पार्ट हम पढ़ते हैं उसको हम हिस्ट्री में रख रहे हैं. तो हिस्ट्री पढ़ के ही काम हो जाएगा. आर्ट एंड कल्चर पे बहुत के लिए बहुत जहमत उठाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है. तो उसको थोड़ा अवॉइड करिए. मेंस में थोड़ा पूछते हैं बट उसके लिए हिस्ट्री से ही काम हो जाएगा. और जो मैंने एल बॉसम के कुछ चैप्टर्स आपको पढ़ने के लिए बोले, दे आर मोर देन सफिशिएंट, नथिंग यू नीड टू रीड. Then it comes to modern Indian history, right? देखिए, you all are champion in modern Indian history, ठीक है. आप सब इतना पढ़ के बैठे हुए इधर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जरूरत ही नहीं पढ़ने की. पढ़ा या नहीं पढ़ा आप लोगों ने? पढ़ा. देखिए, अरे मना कर रहे कोई. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तो आप खूब पढ़ते हैं, और नहीं भी पढ़ते तो चाय दुकान में बैठ जाओ, हम ज़्यादा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सीख जाओगे. आजकल इतनी डिबेट चल रही है हिस्ट्री पे, जवाहरलाल नेहरू का क्या रोल था, ठीक है, सही था गलत था. तो मुझे लगता है बहुत कुछ जो है वो चल रहा है वहाँ पे, तो उसी से सीख जाएंगे. यस, वेल, व्हेन इट कम्स टू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, राइट, लेट मी टेल यू, लाइक फ्रॉम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यू हैव टू बी अगेन हियर बिट selective as in, you know, modern Indian history is undoubtedly important, and you have seen that in your syllabus also they have precisely written that you know you have to cover it. अगर हम थोड़ा कंपैरिजन करें ना, तो अगर 20 क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं उसमें से प्री में क्वेश्चंस आ रहे हैं 20 क्वेश्चंस, तो उसमें से मुझे लगता है 8 से 10 क्वेश्चंस मॉडर्न पे होते हैं, ठीक है. मेंस में अगर 80 मार्क्स का क्वेश्चंस आ रहा है इस पे, मतलब मेंस में हिस्ट्री से, तो उसमें मुझे लगता है 40 मार्क्स के क्वेश्चंस मॉडर्न इंडिया से रहते हैं. तो मॉडर्न इंडिया इंपॉर्टेंट तो है भाई, तो मॉडर्न इंडिया को आप इग्नोर नहीं कर सकते. मॉडर्न इंडिया आपको पढ़नी है कहीं से, राइट. So let's see, and in fact the dimension and everything are like of course bigger. So you can see that there were several kind of questions being asked, but while reading modern Indian history you need to keep couple of things in your mind, and that I have already told you, that only keep in your mind one thing, subaltern historiography, ठीक है. और आप याद करिए कि किसकी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए थी, हमने नहीं पढ़ी, उसकी हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है. हम जब पूरी इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, लाइक वी डू नॉट टॉक मच अबाउट द रोल ऑफ वुमेन एज सच, ठीक है. कौन पढ़ता है इतना प्रिसाइजली, लेकिन वही सारे पार्ट्स हैं जिस पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है. तो मुझे लगता है जो पार्ट आप पहले पढ़ते थे, या थोड़ा ज़्यादा खुल के मैं बोलूँ तो जो बिपिन चंद्रा ने हमको पढ़ाया है उससे थोड़ा अलग हटने का वक्त है अभी, ठीक है. और थोड़ी अलग अलग चीज़ें करनी है, ये मैं प्रिसाइजली आपको बोल रहा हूँ. लाइक दैट बुक हैज़ नॉट बीन इम्पॉर्टेंट, लाइक हैज़ नॉट बीन इम्पॉर्टेंट एनी मोर, तो उसको बहुत तवज्जो मत दीजिए. इनफैक्ट आई विल ask you not even to read that book. Instead of reading that book, if you have been focusing on some other books, like, you know, that will be far better. Now let's see some of the questions कि what are the dimensions they have been covering in modern India. इसमें मैं बहुत एक्यूरेट नहीं हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसमें रेंज बहुत हाई है, तो मैं सारे क्वेश्चंस तो नहीं इंक्लूड कर सकता था. एक्ट के ऊपर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है, तो मुझे लगता है बहुत लॉजिकल है. लाइक दीज एक्ट्स अल्टीमेटली डिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ और द डेवलपमेंट, एंड दैट्स अ लाइक इट्स अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, सो देयर इज नथिंग वेरी illogical in that, right? Okay, next. Then it is a question on basically the personalities and the associations. Now this though you I think can understand, like there precisely they have written the various personalities, that too from different parts of India. तो वही उन लोगों ने personalities, और in fact you must have noticed if you have seen the previous year questions, पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत फ्रिक्वेंटली पूछ रहे हैं लोग, ठीक है. और वो लोग बहुत पॉपुलर पर्सनालिटी पे नहीं पूछते हैं, थोड़ा जो पर्सनालिटी जो थोड़ा इधर उधर है जिसके बारे में हमें जिनको हम इतनी तवज्जो नहीं देते, मैं खुल के बोलूँ तो उन पे थोड़े सवाल इनके बढ़ गए हैं, ठीक है. तो ये जो पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस है इस पर बहुत फोकस करना है. और इनफैक्ट फोकस क्या करना है, जब आप किताबें पढ़ते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिए कि अच्छा इस एसोसिएशन के फॉर्मेशन में ये सारे लोग थे, ये एसोसिएशन अब फॉर्म हुआ, ये सारी चीज़ें जो है थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है. ओके, then again sorry, the same question. Okay, then all these important Cripps mission, cabinet mission, ये सारे जो important developments है with respect to the independence of India, उनके provisions क्या है, ठीक है. तो इनके provisions हमेशा आपको short form में करके रखने चाहिए कि ये 4 या 5 important proposals है इनके, या ये है उनके ideas है, उन सब चीज़ों को ये रखना चाहिए आपको, ठीक है. Okay, this is about the European settlements.
Now European settlements is basically, whether we should keep it in the medieval or the modern, that is itself very confusing, ठीक है. लेकिन हम जब भी करते हैं तो हम बीजापुर या इनके बारे में हम थोड़ा बहुत जो है डेफिनेटली हम पोर्चुगीज़ के बारे में या इनके बारे में थोड़ा देखते हैं, ठीक है. तो अल्बुकर्क जैसे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन विद रेस्पेक्ट टू मेनी थिंग्स लाइक बिकॉज ऑफ हिज पॉलिसीज एंड ऑल. तो ये सब पार्ट है जो बहुत पहले की चीज़ें 15th सेंचुरी या 16th सेंचुरी की है, पर पूछा है लोगों ने सवाल, ठीक है. तो हमें करना चाहिए, थोड़ा बहुत देखना चाहिए. इनफैक्ट शुरुआत वहीं से होती है. अगेन देयर इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन पर्सनालिटी, इट्स बेसिकली रिलेटेड टू हिंदू फीमेल स्कूल, ठीक है. ये क्वेश्चन बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, इसके लिए बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट अगेन पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन. शाहनवाज खान, ठीक है, कौन है शाहनवाज खान? जानते हैं इनको? INA मिलिट्री जनरल थे. शाहरुख खान से इसका कोई रिश्ता है क्या? नहीं, शाहरुख खान से रिश्ता है इनका, इनके नाना लगते हैं रिश्ते में है, ठीक है. इनकी मदर को गोद लिया था शाहरुख खान की मदर को शाहनवाज खान ने, ठीक. ओके, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, ये INA से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है, ठीक है. This is the economic policies of the British government. So indigo cultivation. So economic policies, again very important part of modern India. Of course diversity is there in the questions. Modern India में आपसे expectation हमेशा ज़्यादा होती है. Tribal and the peasant revolts. This part has become these days very important. I am telling you, due to many reasons, the tribal and peasant revolts had gained much importance. Again, this is nothing but the impact of subaltern historiography, because of what it has become very important. Like some national movement, Swadeshi movement. This is a question based on Swadeshi movement. So of course, like all these important movements, Swadeshi movement, ND Rowlatt Act movement, then Ghadar movement, and then Gandhian movements, they all are important. And Gandhi and Gandhian movements, तो Gandhian movements तो है ही भाई इंडिया के पार्ट, उसको हम हटा थोड़ी सकते हैं. This is the Woods Dispatch, like you know, it's again related to some of the government policies. So आपको भी पता है कि बहुत सारे पॉलिसीज़ हमें करने होते हैं. फेमिन पॉलिसी करना होता है, एजुकेशन पॉलिसी करनी होती है, सिविल सर्विसेज पॉलिसी करनी होती है. सो ये सब उस पार्ट में से ये क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक, पूछा है लोगों ने. लेट्स मूव टू द सम मेंस क्वेश्चन अगेन फ्रॉम सोशल रिफॉर्मेशन मूवमेंट. ओके, अच्छा, before I come to the mains question, one thing that I missed to discuss that's very important. Like you must have noticed that these days chronology based questions are being asked, या contemporary वाले questions बहुत पूछ रहे हैं लोग. इसको एक ऐसा डायमेंशन है जो पढ़ते समय ही आप ध्यान देना चाहिए आपको, ठीक है. ये बाद में आप सोचेंगे कि आपने मॉडर्न, सपोज यू हैव गॉन थ्रू एंशिएंट इंडिया एंड देन इन द एग्जामिनेशन हॉल इफ विल ट्राई टू थिंक कि अच्छा बाबर जिस समय आ रहा था उस समय नानक थे या नहीं थे, ये बड़ा कन्फ्यूजन होने वाला है. इसीलिए पढ़ते समय ये सब थोड़ा सोचा करिए, ठीक है. हम कोशिश भी करते हैं क्लास में कि जैसे मैं बाबर पढ़ा रहा हूँ तो आई जस्ट ट्राई टू लिंक इट विद द अदर थिंग्स आल्सो, कि अच्छा व्हेन बाबर इज कमिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन इंडिया, लाइक सिंस बाबर इज राइटिंग अबाउट कृष्णदेव राय, तो आपको मैंने पता चल गया कि कृष्णदेव राय कंटेम्प्रेरी है. तो ये सारे जो है थोड़े से परमुटेशन कॉम्बिनेशंस लगाने चाहिए, तो थोड़ा जहन में रहता है फिर कि अच्छा वो उसके कंटेम्प्रेरी है, तो उस तरीके से थोड़ी हेल्प मिल सकती है. तो कंटेम्प्रेरी वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं आजकल, ठीक है. ओके, मेंस क्वेश्चन अगेन यू विल फाइंड ए डाइवर्सिटी, ठीक है. Like this is something that I had been discussing. Clarify how mid 18th century India was beset with the spectre of the fragmented polity, right? This is the question, and I told you that 18th century has been included in your syllabus, and the question has been also asked. Okay, revolt of 1857, very expected question. Why indentured labor was taken by the British? Like these are the things which are falling nothing in the subaltern category basically, or the subaltern historiography. So in this particular segment, you can find multiple questions being asked only from that subaltern category. Let's see. What did I tell you? Many voices. Just now I had been discussing कि after the Gandhian voice I always cover many voices, and I told you that what are the voices which are there. Like without the Muslim voice, the left voice, the Dalit voice, woman voice, right, peasant voice, the workers voice, I think Indian freedom movement cannot be completed, and they have directly asked the question on this. Many voice had strengthened and enriched the nationalist movement during the Gandhian phase. आप याद रखिएगा 1920 वाला जो डिकेड है 1920 से 1930, ये इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट का सबसे जो है इंपॉर्टेंट पीरियड है आपके यूपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए भी. Then there is a question on moderate, then women question, ठीक है. Of course this is part of subaltern history. Then uprising of 1857, again very important topic.
discuss the role of women in Indian freedom movement. This is the question I had been discussing. ठीक है. Highlight the differences in the approach of Subhash Chandra Bose and the Mahatma Gandhi struggle for the freedom. So look at the questions here. This is what I had been discussing in the beginning. कि there is clear, impact of what? There is a clear impact of basically subaltern historiography these days. So I think if you keep in mind these things while reading the syllabus, like most of the things are done. So that's what for the modern Indian history, right? Now the point is this, like what exactly we are supposed to study in modern Indian history, or what kind of books. One NCERT is compulsory that you must go for, and after that my recommendation will be the book of Shekhar Bandyopadhyay. ठीक है, I'll be coming. शेखर बंदोपाध्याय की किताब मुझे लगता है ज़्यादा रेलेवेंट है, और सबॉल्टन पर्सपेक्टिव से उन्होंने शुरुआत में लिख भी दिया है कि आई हैव बीन राइटिंग एवरीथिंग विद दिस सबॉल्टन पर्सपेक्टिव. तो आई थिंक दैट बुक इज फिट इनफ, fair enough. But the problem is this book does not cover everything. So for that, like you need, like you can supplement it from the class, then you can supplement it from the, let's say, I mean to say the unacademy material. तो उसमें से आप supplement कर सकते हैं, कोई भी material चलेगा, like unacademy material as well. ठीक है. Sir, in previous questions there were questions regarding to modern history literature. Yes. Poems or national songs. हाँ हाँ हाँ. There will be questions also. Yeah, definitely they can ask questions. In fact, during the colonial period, like we had been actually, like we had been inventing everything. ठीक है, we had been, we had been experimenting with everything. पेंटिंग के साथ हमने एक्सपेरिमेंट किया है, हमने लिटरेचर के साथ एक्सपेरिमेंट किया है, और जानबूझ के हमने अपने आर्ट फॉर्म्स को वी ट्राई टू फ्री इट फ्रॉम यूरोपियन इन्फ्लुएंसेस. सो ऑफकोर्स द क्वेश्चन मे बी देयर, एंड इनफैक्ट यू रीड ना, जब आप आर्ट एंड कल्चर वाला टॉपिक है उसमें साफ तो लिखा हुआ है कि फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स. सो ऑफकोर्स दे कैन आस्क क्वेश्चंस. ठीक है, क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? उर्दू लिटरेचर पे पूछ सकते हैं, ठीक है, हिंदी लिटरेचर पे पूछ सकते हैं, या फिर रीजनल लिटरेचर पे पूछ सकते हैं. यही सारी पॉसिबिलिटीज है, बट डेफिनेटली दे कैन आस्क इट, राइट? दैट्स नॉट अ बिग डील. बंगाली लिटरेचर पे पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बंगाली. इनफैक्ट उसको जो है हम कई बार रेनेसा से भी वो करते हैं. ठीक है, I think there is nothing much for me to discuss here with respect to the important topics. You have seen that what are the things which are like from where the questions are being asked, and it's quite easy to expect, or let's say to guess the questions of means examination. Like वो बहुत जो है सेट लाइन पे क्वेश्चंस आते हैं. प्री में एक्सपेरिमेंटल हैं वो लोग, तो रहेंगे, ठीक है, और प्री में अगर आपको भी किताबों के साथ बिठा दिया जाए तो आप भी बहुत एक्सपेरिमेंटल हो सकते हैं. ठीक है, बट मैं फिर से वही कहूँगा, डरने का नहीं है. ठीक है, सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, एक दो छूट जाए तो दिल पे नहीं लेना है. जी बताइए. एवोल्यूशन ऑफ नहीं आते यार, कहाँ पूछा है? पूछते ही नहीं वो क्वेश्चन, ऑप्शनल तक में नहीं पूछते उससे क्वेश्चन. ठीक है, वो पार्ट क्यों नहीं पूछते, मैं आपको एक बहुत सही रीजन बताऊं. बहुत ना कंफ्यूजिंग पार्ट है. ठीक है, व्हेन इट कम्स टू प्री, लाइक यू कैन नॉट आस्क सच ए क्वेश्चन वेयर द हिस्टोरियंस देमसेल्व्स आर वेरी कंफ्यूज्ड. क्या पूछेंगे आप? टाइम पीरियड को लेके पूछेंगे, उसको लेके कंफ्यूजन है. नेचर ऑफ द साइट को लेके पूछेंगे, उसको लेके कंफ्यूजन है. तो वो खुद इतने कंफ्यूज है कि प्री में नहीं पूछ सकते. मेंस में एक पॉइंट है जो पूछते हैं, और पूछा भी है, दैट्स मेसोलिथिक रॉक पेंटिंग्स. ठीक है, उससे बिल्कुल पूछा है सवाल. एनीथिंग मॉडर्न में दबा के पढ़ो यार, इसमें कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है. हाँ, अप्रोच सही रखना है कि किस डायरेक्शन में पढ़ना है, बस वो सही रखना है. दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, राइट? ओके, लास्ट डायमेंशन दैट आई एम गोइंग टू हाईलाइट. ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग मच अबाउट द वर्ल्ड हिस्ट्री बिकॉज आई थिंक दैट एज फार एज दिस वर्ल्ड हिस्ट्री इज कंसर्न, ओनली वन NCERT, दैट इज क्लास 12th NCERT रिटन बाय अर्जुन देव एंड इंदिरा देव. ठीक है, हिज वाइफ. एक NCERT पढ़ लो, अगर उसमें से आता है ठीक है, नहीं आता है तब भी ठीक है. ठीक है, उसमें से मोस्टली जो है क्वेश्चंस पूछे हैं वो NCERT से ही पूछा है इन लोगों ने, तो मुझे लगता है वही फाइनल सोल्यूशन. पिछले 2 साल से क्वेश्चन पूछा नहीं. आर्ट एंड कल्चर प्रिसाइजली अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं. हिस्ट्री में जितनी चीज़ें आ रही उतना बहुत है. ठीक है, और लास्ट पार्ट, ठीक है, दिस इज ए काइंड ऑफ मैजिक सोल्यूशन दैट आई एम टेलिंग यू. पता नहीं, आई do not know that whether you have noticed this or not, there are many questions of history, they are even related to the current affairs. ठीक है, current affairs से कैसे, ऐसा अभी कैसे मैं बोलूँ आपको, like due to any reason, like some topics of history was in limelight. Just now I had been giving example of what? Harappa, IBC, and I told you that certain excavations were going on, and then what happened? Some questions are being asked from that, right?
तो इस तरीके से जब भी कुछ न्यूज़ आता, अच्छा पिछले भी अभी कुछ टाइम पे आपने पहले देखा था कि तानसेन के ऊपर, लाइक लास्ट से रह गए, तानसेन के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, और उस क्वेश्चन के 3 स्टेटमेंट्स थे और तीनों ही स्टेटमेंट जो है न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल से जो कुछ महीने पहले छपी थी एज इट इज़ जो है उस पर से पिक किया गया था। जो करंट अफेयर्स है उसका काफ़ी इनपुट होता है, एंड आई कैन गिव यू सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस, ठीक है। ओके, द करंट अफेयर्स, ठीक है, सच एज 2022 यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में जो है उन्होंने शंकराचार्य और सोमनाथ टेम्पल पे जो है क्वेश्चन पूछा था। अगेन देयर वाज एन आर्टिकल इन हिंदू न्यूज़पेपर बिकॉज ऑफ व्हाट दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन। चोला और गुप्ता पे पूछा है, मूवीज बनी थी, ठीक है, उस मूवीज के बाद जो इन लोगों ने क्वेश्चन उसमें से फ्रेम किया। अब ये रेलेवेंस जरूरी नहीं कि न्यूज़पेपर में आने के बाद ही है, ठीक है। अगर देयर इज अ डिबेट विच इज गोइंग ऑन अराउंड सुभाष चंद्र बोस, तो मुझे लगता है इट्स क्वाइट लॉजिकल दैट यू शुड कवर सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। अगर अंबेडकर के ऊपर काफ़ी चर्चा चल रही है देश में, तो मुझे लगता है कि आपको अंबेडकर को कवर करके रखना चाहिए। तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट वेदर इट्स कमिंग इन द न्यूज़पेपर और नॉट, लाइक ड्यू टू एनी रीजन इफ यू फाइंड देम दैट दे आर लाइक इन limelight these days, in that case you should develop this habit of covering it. There are many examples that I can give you. Now I am not saying all the questions are being asked in this way, but let me tell you, like if you have been following these kind of things also, in that case you'll be able to at least do 1 or 2 questions correct as compared to more questions correct as compared to your competitors. और देखिए प्री क्या है, लड़ाई है, ठीक है, प्री इज जस्ट ए वॉर। आपको दूसरे से बेहतर करना है, ठीक है, आपको 100 क्वेश्चंस तो नहीं करने पर दूसरे से बेहतर करना है। और जब आप ऐसे 2 क्वेश्चन सही कर देते हैं जो आपको 100% भरोसा है कि दूसरे नहीं कर पाएंगे, तो मुझे लगता है कि दिस इज हाउ यू आर टेकिंग द लीड इन द एडवांटेज। तो मुझे लगता है ये फॉलो करिए। और इसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, मैं जो है एक हर वीक में एक कुछ पन्नों का 2-3 पन्ने का अगर इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, एक हिस्ट्री इन द न्यूज़ करके निकालता हूँ, ठीक है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे अगर होंगे तो आपको दिखेगा ये हिस्ट्री इन द न्यूज़ निकालता हूँ। उस वीक के जो भी इंपॉर्टेंट 2-3 न्यूज़ है मैं उसको कवर कर देता हूँ और उसका थोड़ा सा जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके अराउंड वो भी मैं दे देता हूँ। अगर उसको देखते भी रहेंगे तो विल बी गेटिंग आइडियाज़ कि अच्छा यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो बहुत नहीं, 2-3 पन्ने का होता है वो, बट हर वीक में मैं निकालता हूँ और मंथ के एंड पे मैं उसका एक कंपाइलेशन भी निकालता हूँ। तो ये सब चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, थोड़ा देखते हैं आप न्यूज़पेपर से देखते रहेंगे, दैट इज द बेस्ट थिंग। इफ यू आर नॉट एबल टू सी इट इन द न्यूज़पेपर, इन दैट केस फॉलो दीज काइंड ऑफ मटेरियल्स, दैट विल बी फेयर इनफ। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस हिस्ट्री, लाइक दिस इज द स्ट्रैटेजी लाइक दैट यू शुड फॉलो। और थोड़ा मुझे लगता है कि अगर आप स्ट्रैटेजी के साथ अगर इसको पढ़ते हैं तो इतनी तकलीफ नहीं देगा ये जितना लगता है, ठीक है। तो अगर तकलीफ कम करनी है तो मेक योर स्ट्रैटेजी बेटर एंड ट्राई टू cover this part, right? So that's all from my side. So if you have any question, right, you can go ahead, any question, and feel free to ask questions. There is no problem. आप जैसे भी questions, you all are beginner, so maybe your questions are very basic, ठीक है। देखिए आपको नहीं जाना है सब, मैंने बताया कि यू, हाँ मैं बता रहा हूँ अब, मैंने कहा शेखर बंदोपाध्याय की किताब पढ़ सकते हो, सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी के ही अंदर आती है, ठीक है। दैट बुक इज गुड बुक। मैंने कमी भी बताई, दैट बुक डज नॉट कवर एवरीथिंग, देयर आर मेनी एरियाज विच आर एक्सक्लूडेड इन दैट बुक, सो यू शुड नो वेरी कैटेगोरिकली दैट व्हाट आर द टॉपिक्स विच आर नॉट गिवन इन द बुक ऑफ शेखर बंदोपाध्याय, दैट यू शुड कवर फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। आप क्लासेस कर रहे हैं तो क्लासेस में तो वो सारी चीज़ें होंगी ही, अगर नहीं कर रहे तो आपको वो कवर करना है कहीं से कहीं से। शेखर बंदोपाध्याय सारी चीज़ें नहीं लिखते हैं, ठीक है, बट जो अप्रोच वो देते हैं दैट इज सबाल्टर्न वाला अप्रोच। मत पढ़ो, 1 लाइन आंसर, डोंट रीड, ठीक है। अपने माइंड में जितने जो है फैक्ट्स का ओवरडोज डालोगे ना, याद रहेगी नहीं, कंफ्यूजन होगा। इसलिए रीड ए बुक विच इज, लुक ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, लाइक व्हेंस यू हैव बीन रीडिंग समथिंग इन ए स्टोरी फॉर्मेट, इन ए नैरेटिव, यू आर एबल टू रिकॉल इट। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, आपको सिर्फ फैक्ट्स का कंपाइलेशन दे दिया जाएगा, आप नहीं याद कर पाएंगे। तो मत पढ़िए स्पेक्ट्रम, बहुत फ़ायदा नहीं है पढ़ने का, ठीक है। एक किताब पढ़िए एनसीईआरटी और एक तो वो शेखर बंदोपाध्याय की किताब, दैट्स फेयर इनफ, ठीक है। मत पढ़िए, याद रहेगा नहीं वो, ठीक है, ऐसा तो नहीं। और ऐसा कुछ नहीं है कि जो स्पेक्ट्रम में लिखा है वो दूसरी किताबों में नहीं लिखा है। वो क्या होता है ना, यहाँ पे थोड़ा भेड़ चाल है। एक बार किसी ने कह दिया कि स्पेक्ट्रम पढ़नी होती है, अब आंखें बंद है स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, मत जाइए उसमें, कोई फ़ायदा नहीं है। देयर इज़ नो फिक्स्ड फॉर्मूला ऑफ डूइंग एनीथिंग, ठीक है। डोंट रीड स्पेक्ट्रम, डोंट रीड दैट वाला बुक, नितिन सिंघानिया, मत पढ़ो, माइंड पोल्यूटेड हो जाता है सर। हाँ, फैक्ट्स का कंपाइलेशन हो तो आपको भी 6 महीने इंटरनेट के साथ हम बिता देंगे, आप नितिन सिंघानिया से बेहतर किताब लिख देंगे आप।
मैं दावा करता हूँ कि जिसको इंग्लिश समझ में आती है ही और सी कैन राइट अ बेटर बुक देन नितिन सिंघानिया। यार फैक्ट्स का कंपाइलेशन बहुत मुश्किल नहीं है, वो तो इंटरनेट के साथ बैठो मिल जाएगा। वो तो नहीं भी वो होगा, आप इंटरनेट खोलोगे तो इतने कोचिंग के मटेरियल भरे पड़े हैं, बस समझ नहीं आएगा ना, उससे यादें नहीं रहेंगी। देखिए अल्टीमेटली क्या की है, द थिंग्स दैट यू हैव बीन रीडिंग यू आर रिटेनिंग इट इन द प्री एग्जामिनेशन, ठीक है, और यू आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज। दो चीजें होती है प्री में, हॉल में जाके कंफ्यूजन सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी दुश्मन कंफ्यूजन होते हैं, और आपको हर माई का लाल कंफ्यूज होता है वहाँ पे, ठीक है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, ठीक है, हर कोई कंफ्यूज होता है। तो आप कम चीज़ों को अगर ज़्यादा रिवाइज करेंगे तो कंफ्यूजन कम होगा, ब्लंडर्स नहीं होंगे एंड यू आर गेटिंग थ्रू। ज़्यादातर लोग प्री में आपको देखते हैं 10 नंबर 12 नंबर से निकलने वाले बहुत बड़ी संख्या होती है, क्यों? वो कंफ्यूजन। अगर आपने 5 क्वेश्चन गलत किए इसका मतलब आपके चांस खत्म हो गए। ट्राई नॉट टू डू सच काइंड ऑफ मिस्टेक्स दैट आई ऑलवेज यूज टू कॉल ब्लंडर्स। जो पढ़ा है उसमें चीज़ें सही करने की कोशिश करिए, प्री निकल जाएगा। रेलेवेंट चीज़ें पढ़नी है, वो तो जरूरी है। खूब फैक्चुअल कलेक्शंस किसी भी सब्जेक्ट्स में मत पढ़िए, हिस्ट्री पे भी मत पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करते हैं उससे थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आती है, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। जितनी रीडिंग्स हमने सजेस्ट किए, डोंट गो बियॉन्ड इट, ठीक है। वो भी अगर आप क्लासेस करते हैं तो शायद उतनी रीडिंग से भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कम में काम हो जाएगा, दैट ऑल्सो आई एम टेलिंग यू। और पूछिए, सॉरी, आंसर राइटिंग, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, like you have asked. I'm so sorry that I missed it. Answer writing, yes. Look, answer writing is a very important part of your journey, and this is one thing, like it should be discussed precisely for history, because history writing is very different in, answer writing is very different in history. It's not similar to the other papers. In the other papers you have following a very different formula or different format for answer writing. When you have been writing answers in history, like you should keep in mind couple of things, ठीक है। What are these things? Normally what happens, like when it comes to introduction, so the introduction should be basically a brief introduction of the main theme that has been asked in question, ठीक है। So that's quite similar to others also, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में जो भी है, अगर मान लीजिए 1857 के किसी एक खास डायमेंशन पे पूछा, अरे लेट्स से लाइक द नेचर ऑफ 1857, दिस इज व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन क्वेश्चन, सो यू शुड स्टार्ट योर आंसर विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ 1857, right? What is this 1857 that the evaluator also could understand, and you don't need to invest much of your time and energy. एक या दो लाइन में कि 1857 is one of the greatest revolt or rebellions took place in the middle of 19th century against the colonial rule, and these are the various parts from where you find the participation. Like just 1 or 2 lines, a brief introduction, ठीक है, and then after the introduction, like the body part is there, ठीक है। Now in the body part what happens, ठीक है, sometimes there might be many dimensions in which you need to write an answer. It may be one dimensional, ठीक है, it may be 2 or even more dimensional questions, ठीक है। कई बार क्या होता है, कुछ डिबेट टाइप की चीज़ें होती है, जैसे 1857 के मान लीजिए नेचर पे सवाल पूछा, लाइक दे आर जस्ट आस्किंग दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ 1857, देयर कैन नॉट बी वन लाइन आंसर ऑन नेचर ऑफ 1857 बिकॉज देयर आर डिफरेंट आइडियाज, देयर आर सर्टन स्कॉलर्स दे आर कॉलिंग इट गदर, सनी देओल वाला गदर नहीं, ठीक है, ये गदर दूसरा वाला गदर है। कौन सा गदर है? एनी सिपाही म्यूटिनी इज कॉल्ड इन उर्दू एज गदर. When the colonial authorities prepared the report on 1857, they called it Gadar or सिपाही म्यूटिनी. पार्लियामेंट में रिपोर्ट सबमिट किया ना, बोला कि सिर्फ सिपाही लोग हैं जो रिवोल्ट कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि उनको हमने वो कारतूस दे दिया था, बुलेट्स, ठीक है. ये कह के उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दिया. तो एक नेचर तो यही हो गया, ठीक है. दूसरा, नेशनलिस्ट किस तरीके के नेचर की बात करेंगे? नहीं यार, ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है. और हमारे एक है ना सावरकर सर, ठीक है, उन्होंने कहा कि उन्होंने किताब लिखी द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और उसने फिर से इसको रिवाइव कर दिया. कुछ लोगों के लिए दिस इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, दिस इज द सेकेंड आर्ग्यूमेंट फॉर द नेचर. थर्ड, लाइक इट वॉज नॉट इट वॉज ए काइंड ऑफ एलीट रिबेलियन. कौन? मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स है वो बोलते हैं एलीट रिबेलियन है, मतलब जो बड़े नेता हैं वो लोग रिवोल्ट करते हैं, और जो छोटे लोग हैं जैसे किसान और ये सब, उसको बोलते हैं आ जाओ मेरे साथ में. तो बोलते हैं कि दिस इज ए मूवमेंट विच वॉज कंट्रोल्ड बाय द एलीट लीडर्स. दिस इज द थर्ड आर्ग्यूमेंट. फोर्थ आर्ग्यूमेंट, इट वॉज देयर समवेयर इन द मिडिल, ठीक है. इट वॉज नीदर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नॉर इट वॉज लाइक द अदर म्यूटिनीज एंड द रिवोल्ट्स. फोर्थ इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट. तो ये 4 डायमेंशन है, तो आपको ये चारों स्टेटमेंट कवर करने हैं एग्जाम्पल के साथ, एंड दैट्स हाउ इट इज कंप्लीटेड, ठीक है. Then it comes to conclusion. Now in the conclusion there is nothing as such
conclusion, because in history there is no conclusion. Try to understand my point. Like normally what happen in polity, in economy, you always suggest some way forward or something like that. ठीक है? In history there is nothing as such, right? And that is that there is no conclusion. There is an end of an answer. So what is the best ending of your answer if you are really able to connect it with the current, present? ठीक है, तो सबसे बेस्ट आंसर होता है 1857 है, आप उसको कंक्लूड कर रहे हैं, आप उसको लिख दिए कि दिस इज द फर्स्ट, लाइक यू नो, दिस वाज द बिगिनिंग, ठीक है, व्हेन द इंडियंस हैड स्टार्टेड फॉर्मली फाइटिंग फॉर इट्स इंडिपेंडेंस एंड वी आर इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ यू नो द एफर्ट्स व्हिच हैड स्टार्टेड फ्रॉम दैट पीरियड. सो समहाउ यू कनेक्ट विद द करंट प्रेजेंट. आप सोशल रिफॉर्मेशन पे कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं, लाइक यू कनेक्ट इट विद द करंट, ठीक है. यू ऑलवेज हैव द पॉसिबिलिटी, लाइक नॉट एवरी टाइम बट 90% टाइम, लाइक यू नो, यू आर हैविंग दिस अपॉर्चुनिटी व्हेन यू कैन लिंक इट विद द करंट. सो एंड द आंसर विद दिस काइंड ऑफ linkages or some sort of significance, but there is no way forward that you are going to suggest here. तो इसके आंसर्स कुछ बाकी आप कंक्लूड करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि देयर इज नथिंग एज सच कंक्लूडेड इन हिस्ट्री, एंड दैट्स व्हाई, लाइक यू नो, देयर इज अ डिफरेंट वे इन विच यू कैन रियली एंड द आंसर. दैट्स व्हाट you should keep in mind. But again I must say कि this is something which is different for ancient, different for medieval, different for modern. ठीक है, नॉर्मली एंशिएंट और मॉडर्न के ही क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, तो थोड़ा वो हम ग्रेजुअली सीखते हैं प्रैक्टिस करके कि इसको कैसे बेहतर तरीके से लिखा जा सकता था. वो है, वो थोड़ा हम प्रैक्टिस से ज़्यादा सीखेंगे. येस, ऑफ कोर्स, इफ यू हैव एनी पॉसिबिलिटी. देखिए, मैप को लेके भी मैंने कहा ना, बड़े कन्फ्यूजन्स होते हैं. मतलब मुझे याद है, मेरा एक स्टूडेंट था ईश्वर कांदू, ठीक है, कुछ 4-5 साल पहले उसकी रैंक आई थी 186 रैंक आई थी, और काफ़ी छाए हुए थे न्यूज़पेपर में, क्योंकि उनके फादर जो है पान की दुकान थी उनकी, और वो क्लियर किया उन्होंने, प्रॉपर आईएएस मिला, कर्नाटका अभी कैडर में है वो, तो काफ़ी छाए हुए थे, तो उनके वीडियोज़ भी काफ़ी पॉपुलर हुए. ही वॉज माई स्टूडेंट. तो उन्होंने कहा कि मैप बनाना चाहिए, और उसके बाद मैंने देखा कि हर कोई एकदम से डेस्परेटली लगा हुआ है कि मैप चाहे फिट हो चाहे नहीं हो, हमें फिट कर देना है मैप को. मैप का लॉजिक क्या है? लाइक इफ़ यू आर सेविंग योर वर्ड, योर टाइम, एंड बाई मेकिंग दिस मैप और डायग्राम, इफ योर let's say the way you are conveying the answer, if it is becoming more lucid, in that case go for it. ठीक है, अगर वो बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर देता है और आपको आपके थोड़े वक्त और थोड़ी एनर्जी भी बचा लेता है, चाहिए उसके लिए, पर जबरदस्ती फिट करने की कोशिश नहीं करनी है. ठीक है, आपको लगता है कि ये सूट कर रहा है आंसर में, मैं इसको मैप बना के बेहतर दिखा सकती हूँ, तो गो फॉर इट. हाँ बिल्कुल, अगर ट्रेड एंड कॉमर्स से कोई भी सवाल पूछा है तो बिल्कुल जाइए. अब मुझसे अगर मान लीजिए आईवीसी में ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा है, आप बिल्कुल एक मैप बनाइए और दिखाइए कौन कौन से ट्रेडिंग रूट्स थे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे. अब उसको आप लिख के बताने की बजाय अगर आप मैप में दिखा दिया, तो आई थिंक आप भी समझ सकते हैं, आपका वक्त भी बचेगा. ठीक है, यू बी डेफिनेटली एबल टू सेव योर टाइम, बिकॉज नाउ यू डोंट नीड टू राइट देम इन वर्ड्स टू एक्सप्रेस. वो दिखा दिया एंड देन यू जस्ट पुट द नेम ऑफ दोज प्लेसेस, योर जॉब इज डन, एंड देन यू गो फॉर सम एनालिसिस ऑफ दैट. It's always good, but it depends on question. It's not necessary कि आप सारे क्वेश्चन में उसको बना सकते हैं. ठीक है, और जबरदस्ती कोशिश करनी भी नहीं चाहिए, वो बाउंस बैक कर जाता है फिर. यस, आई थिंक ओल्ड एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है, और न्यू एनसीईआरटीज हो जाती है, ऐसे कवर हो जाता है, मतलब क्लासेस वगैरह में ही हो जाता है कवर. फोकस न्यू ओल्ड एनसीईआरटी पे करना चाहिए. क्यों? क्योंकि न्यू एनसीईआरटी हैज बीन रिटन थीम वाइज, है ना. सो once it is written theme wise, it's not giving you that connectivity. Like if the previous chapter, whether it's connected with the next chapter or not, that's very important. Why I always suggest the old NCERT? Because it's giving you that connection. When you'll read the ancient India, you'll be you'll be finding that it is somehow in a kind of story manner, तो थोड़ा conceptualize करने में easy होती है. हम है ना यहाँ पे, इसको पूरा इलाज करेंगे, भक्ति मूवमेंट खूब पढ़ाएंगे भक्ति मूवमेंट. ठीक है, भक्ति मूवमेंट देखिए पूरी रिसर्च की जा सकती है उसमें, तो हम अपने ज़रूरत के हिसाब से तो इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे. ठीक है, बहुत बड़ी वो है, मतलब एरिया है, डोमेन है भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट, तो हम क्लासेस में करेंगे इसको. और कुछ सवाल हैं आपके? यस. Discuss, explain, or elucidate, and comment. Yes, that's a good question that you have asked.
I think this is what you have been learning only once you come into the content, है ना? There is a different meaning of this, ठीक है? When, let's say, I'm just giving you one example. When it comes to elucidate, ठीक है? There you don't need to give a very critical answer, ठीक है? You just need to elucidate whatever has been given in the statement in the right direction. When it is analyze, critically examine, when these kind of terms are there, in that case you need to write about both. Like there is one side which is justifying the statement, and there is a counter perspective, right? So you need to write. Just now I had been discussing about the 18th century, the nature of 1857, right? Now the question is saying ki the question won't ask, like sometimes it's linked with that. The question definitely will be asking that to what extent you believe that 18th century was, or 1857 was the first war of independence. Of course, this statement is not correct, and that's the reason because of what you'll always find that to what extent, critically analyze, these kind of words should be there, because here you need to give multiple dimensions. कि एक dimension ये भी है, दूसरा ये भी है, तीसरा ये भी है. So since you need to write about these dimensions, so in fact the person who is making the question, even he or she also knows that since there are many dimensions, so the tell words must be like this: critically examine, evaluate. These kind of words should be there. So once you know the content, you'll be able to understand कि in which direction you have to go. This is how you. थोड़ा practice से चीजें आती है. Anything else, my dear friends? So I think we are done, right? So thank you very much for joining us. ठीक है. I hope I could add something. What I tried for. So something valuable you have learned. So thank you very much. Thanks a lot, and best of luck to all of you.